नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। और आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे यूनिवर्स के बारे में। वैसे तो जियोग्राफी का जो ये सेशन है हमारा, ये जियोग्राफी का सेशन चलेगा काफ़ी लंबा, यानी कि हम लोग लगभग 30 से 35 सेशन जियोग्राफी के पढ़ेंगे और ये क्लास आपकी हर शाम 4 से 5 होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कवर करनी है, तो आइए आपको एक बार आइडिया दे देते हैं कि आखिर क्या हमें कवर करना है और फिर हम ब्रह्मांड के बारे में आज चर्चा करनी शुरू करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी जो है या जिसे हम भूगोल कहते हैं, ये भूगोल 3 भागों में बटा हुआ है और इसके जो 3 भाग हैं, उनमें से पहला भाग है फिजिकल ज्योग्राफी वाला, जिसमें हम लोग संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, अर्थ के रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ते हैं। दूसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट। वर्ल्ड जियोग्राफी के पार्ट में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कवर करते हैं जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है, यानी कि हम लोग वायुमंडल को पढ़ेंगे, जलमंडल को पढ़ेंगे। और तीसरा भाग है इंडियन जियोग्राफी। भारतीय भूगोल में हम लोग भारत में पर्वत, मैदान, पठार, यानी कि माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, उसके अलावा भारत में नदियां, भारत का मॉनसून, भारत का ट्रांसपोर्टेशन, भारत में परिवहन कैसा है, भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाती है, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, भारत में कहाँ कौन सी जनसंख्या पाई जाती है, ये सब कुछ आज हम कवर करेंगे। ठीक, तो हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं इस सेशन में, वो सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में करने वाले हैं। यूनिवर्स का अर्थ होता है ब्रह्मांड। और चलिए, ब्रह्मांड के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, वो आपको एक चर्चा के तौर पर बताते हैं। मेरा नाम है नवदीप सिंह और मैं आप लोगों को ज्योग्राफी डिस्कस करके पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, एक बहुत बेसिक सी बात, अगर हम लोग ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ब्रह्मांड में हम ये पाते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं। हम अगर एक छोटी सी बात करें, तो जिसे हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, यानी कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। बहुत सारी गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है तारामंडल। इन बहुत सारे तारामंडलों में से एक तारा है जिसे कहते हैं सूर्य। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सन इज अ स्टार, यानी सूर्य एक तारा है। अब इन्हीं स्टार्स सूर्य में से इसका अपना एक सोलर सिस्टम है, यानी सूर्य का अपना एक सौर मंडल है। और सूर्य के सौर मंडल में कई सारे ग्रह हैं। उन ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी में बहुत सारे महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में से एक महाद्वीप एशिया है, यानी एक कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया में बहुत सारे देश हैं। उन देशों में एक देश हमारा प्यारा भारत है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं। उन सभी राज्यों में से इन सभी राज्यों में से एक राज्य हरियाणा है। हरियाणा के बहुत सारे शहर हैं। उन शहरों में से एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। उस गुरुग्राम में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें एक सेक्टर है, मान लीजिए उस सेक्टर में खड़े होकर के मैं आपको इतना बड़ा ज्ञान देने जा रहा हूं। तो अब आपको समझ में आया कि ब्रह्मांड वास्तव में चीज क्या है। जो आप सोच सकते हैं उस सोच की अनंत पराकाष्ठा है ब्रह्मांड। जैसा आप जानते हैं उससे ज्यादा ऊपर है ब्रह्मांड।
आप जिस सेक्टर में रहते हो गुड़गांव में, वो कोई शहर किसी स्टेट में आता है, वो स्टेट भारत में आता है, भारत देशों में एशिया में आता है, एशिया महाद्वीपों में पृथ्वी पर है। पृथ्वी इस प्लैनेटरी का हिस्सा है जो कि सौर मंडल में है। सौर मंडल सूर्य के चारों तरफ है। ऐसे लाखों, करोड़ों, अरबों, अनगिनत सूर्य हैं एक कॉन्स्टलेशन में। एक तारामंडल जिसके अंदर ऐसे काफी सारे सूर्य हैं, बहुत एन नंबर ऑफ, उस तरह के ऐसे कई तारामंडल किसी आकाशगंगा में है। और ये जो आकाशगंगा है, ये आकाशगंगाएं अनगिनत हैं, और इनसे जो जहां पर इनकी पेरेंट बॉडी है, कहने का मतलब जहां इतनी सारी आकाशगंगाएं हैं, वो एक ब्रह्मांड है ना। तो दोस्तों ये बात तो समझ जाओ आप कि ब्रह्मांड की जब हम चर्चा करेंगे ना, तो ये ब्रह्मांड की चर्चा में, ये ब्रह्मांड की चर्चा में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये क्या कहा जाता है इसके बारे में, ये सब कुछ आज हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। उनमें से पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हम कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं। तो दोस्तों, यहां हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। हम जिस सूर्य के चारों तरफ हैं वो हमारा सन है, जो कि कई सारे तारों में से एक है। और हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, एक हमेशा शब्द याद रखिएगा, जो शब्द बात करता है अवधारणा और परिकल्पना की, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई अवधारणा या कोई परिकल्पना जो आपने मान ली हो। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जितनी बातें कही जाएंगी, अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो कुछ भी कहा जाएगा वो सारा का सारा एक हाइपोथेसिस ही है। मतलब कि वो एक परिकल्पना मात्र है। यदि आपके पास ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हो अपनी बात को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहीं और से सिद्ध करवा देने के, तो आप करवा दीजिए। हमेशा जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, वही बताएंगे दुनिया को कि कहां कहां क्या क्या हुआ। और आपको लॉजिक के साथ वो बात माननी पड़ेगी जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के ज्यादा बढ़िया लॉजिक देकर अपनी बात न सिद्ध कर दे। जैसे इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए मैं आपको इन्हीं हाइपोथेसिस के बारे में बताता हूं आगे चलकर। दोस्तों, सबसे पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी जो व्यक्ति हैं, टॉलमी बड़े ही शानदार व्यक्तित्व थे। और इनकी एक अवधारणा है या इनका एक कंसेप्शन है जिसको कहते हैं जियोसेंट्रिक। अब देखिए, जब भी आप जियोग्राफी पढ़ने जाएंगे तो जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफिया। इंग्लिश वाले की बात कर रहा हूं शब्द की। हिंदी तो चलो ठीक है, हिंदी तो भूगोल है। तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, है ना। गोल का मतलब होता है गोलाकार। तो हमारी पृथ्वी वास्तव में थोड़ा सा गोलाकार तो है। इससे संबंधित फैक्ट हम आगे चल करके पढ़ेंगे। परंतु इंग्लिश में ये जो जियोग्राफी शब्द है, ये जियोग्राफी शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का लिया हुआ ये जो शब्द है, इस शब्द में दो है, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। और जियो और ग्राफिया को अगर मिला दिया जाए तो पृथ्वी के बारे में लिखने को जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जियोग्राफी का अर्थ क्या हुआ? आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि जियोग्राफी का अर्थ क्या है, तो आप बताइएगा उसे टू राइट अबाउट द अर्थ। टू राइट अबाउट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में लिखने को जियोग्राफी कहते हैं।
पहला तो ये क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया परीक्षा में। पहला क्वेश्चन, जियोग्राफी कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? ग्रीक भाषा से। जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 2 शब्दों से। जियोग्राफी में जियो का अर्थ क्या है, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको बताना है जियो का अर्थ है पृथ्वी। 3 चीजें जो एग्जाम में पूछी गई वो तीनों मैंने आपको बता दी। अभी आगे बढ़े हैं, इससे संबंधित और फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग चाहो तो अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये पीडीएफ जब सेव करूंगा तो सेव करने के बाद आपको अगली क्लास में देता चलूंगा। जैसे आज की क्लास का पीडीएफ अभी सेव करूंगा, तो अभी सेव करने के बाद मैं आपको कल वाले इस क्लास में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपका जो कमेंट है, उस कमेंट में देखिए ऊपर की तरफ रेड कलर से पिंड पीडीएफ लिखा होगा। वो जो पिंड पीडीएफ है, उस पिंड पीडीएफ को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप उसमें टच कर सकते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। आप लिखना चाहें तो साथ में लिख दीजिए, मैं हर दिन क्लास की पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद इसको सेव करूंगा, इसका साइज कंप्रेस करूंगा और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में देता चलूंगा। ठीक है, ये डन रहेगा ना? चलिए ठीक है, बाकी आप लोग लिखते चलिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हुआ चलूंगा। हैंड रिटन मिल जाएगा, मेरा वाला जो बोर्ड का पीडीएफ है वो मैं आपको अगली क्लास में देता चलूंगा, हर क्लास के बाद। फिलहाल आपको एक पीडीएफ दिख रहा होगा जो आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लगा होगा। टेंशन मत लो, हम सब दे देंगे आपको एकदम प्लेट में सजा करके। आपको बस पढ़ाई करके एग्जाम निकालना है और हमें मिठाई खिलानी है, ये आपका काम है। देखो दोस्तों, आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके हम टॉलमी के सिद्धांत के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखिए कहा 2 शब्द, जियो और सेंट्रिक। जियो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, और सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? केंद्र में, है ना? तो पृथ्वी वो केंद्र में है, और पृथ्वी चूंकि केंद्र में है इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? जियोसेंट्रिक। पता है क्या हुआ? एक बहुत सिंपल सी बात हुई। टॉलमी ने यह कह दिया कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी ग्रह चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। टॉलमी ने जब ये कहा तो लोगों ने मान भी लिया कि हाँ भाई ठीक है, हो सकता है ऐसा। लेकिन टॉलमी के बाद एक दूसरे व्यक्ति आए, अर्थ इन सेंटर सराउंडेड बाय ऑल द प्लैनेट्स आउटसाइड, ऐसा कहा था उन्होंने। दूसरी बात जो इन्होंने कही, हीलियोसेंट्रिक अवधारणा, ये कोपरनिकस ने दी। अब हमारे यहां पर सबसे पहले हमारे सौर मंडल को फर्स्ट पर्सन टू हैव सीन आवर सोलर सिस्टम, है ना? पहला व्यक्ति जिसने हमारे सौर मंडल को देखा। अब पहला व्यक्ति जिसने हमारे सौर मंडल को देखा वो था कोपरनिकस, और कोपरनिकस ने एक बड़ी बढ़िया बात बोली। आप कोपरनिकस की बात से एग्री करिए कि इन्होंने कहा हीलियोसेंट्रिक। इन्होंने कहा देखिए, हीलियो का मतलब होता है सन यानी कि सूर्य, और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में, सेंटर में। तो अब ये बात थोड़ा ठीक भी थी, और ऐसा है भी। सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों तरफ सारे के सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। ठीक है, आप सभी लोग दोस्तों एक काम करिए, रिफ्रेश कर लीजिए सेशन को जल्दी से। अब देखो मैंने क्या कहा, सूर्य केंद्र में, सारे के सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। कोपरनिकस की बात सही भी थी, हम तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी, जुपिटर, मरकरी, वीनस, जितने भी बुध शुक्र ग्रह हैं ये सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। हमने कहा यार ठीक है। लोगों को लगा कि हाँ यार हीलियोसेंट्रिक, बढ़िया बात कहेगा कोपरनिकस। तो लोगों ने, देखो यही बात है हमेशा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आज से 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति के संबंध में कोई जाकर के तो पता कर नहीं सकता,
स्वाभाविक है कि लोग अवधारणाएं ही देंगे, अपना दिमाग ही लगाएंगे, और अगर लॉजिक के साथ दिमाग लगाया है तो लोग मानेंगे। टॉलमी की बात लोग पहले मान रहे थे कि पृथ्वी केंद्र में है और सब कुछ चारों तरफ पृथ्वी के घूमता है। बाद में कोपरनिकस ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लोगों ने कहा हाँ यार आपका लॉजिक ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, तो ये नाम याद रखिएगा, कोपरनिकस ने दी था, ठीक है ना। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, कोपरनिकस ने, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है, केपलर ने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की। केपलर, जोहानस केपलर, इनका नाम जरूर याद रखना है आपको, जोहानस केपलर। He told about the laws of planetary motion. He told about the laws of planetary motion. ग्रहों की गति के नियमों के बारे में बताया। अच्छा, ऑलरेडी है यहाँ पे लिखा हुआ। ओह, चलिए, तो इन्होंने जब ये ग्रहों की गति के नियमों के बारे में बात की तो इन्होंने 3 नियम दिए। कौन से? देखो, ग्रहों की गति के 3 नियम हैं। पहला नियम है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दोस्तों, इसे कहते हैं कक्षा का नियम। बाकी आप लोग इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे, जब आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना फिजिक्स में, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में दोस्तों यहाँ पे केपलर के लॉज ऑफ मोशन बताते हैं। केपलर की ग्रहों की गति के नियम फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं, ये हमारे जियोग्राफी का भाग नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। दूसरा, पहला है कक्षा का नियम, दूसरा है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, इसे कहते हैं समान क्षेत्रों का नियम, समान क्षेत्रों का नियम। और तीसरा दोस्तों कहलाता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड का मतलब होता है समय काल का नियम। तो 3 चीजें ध्यान देना है दोस्तों आपको। प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि इनमें से कौन सा नियम केपलर का ग्रहों की गति का नियम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन सोचो। और ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया ना, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। रुकिएगा, हाँ, अभी कमेंट ऑफ कर देंगे तो थोड़ा आप लोगों को आसानी होगी समझने में। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा लॉ केपलर द्वारा नहीं दिया गया, और केपलर द्वारा नहीं दिया गया ऐसा नियम पूछा गया एग्जाम में। तीनों ऑप्शन में थे, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ था लॉ ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का नियम। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो न्यूटन ने कहा था ना, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, केपलर का थोड़ी ना। तो देखो दोस्तों, जोहानस केपलर जो हैं, जो ग्रहों की गति के नियमों की खोज करने की बात करते हैं, ये ग्रहों के गति के नियमों की खोज करते हैं, ये बात सही है, परंतु पॉइंट ये याद रखिएगा कि इन्होंने 3 नियम दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर्शल ने 1805 में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक अंश मात्र हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि भाई स्टार्टिंग से ही पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह, ये ग्रह, ये पृथ्वी और ये सूर्य, ये तो हमारे आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। पता ही नहीं कि ये कहाँ है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, वेरी टाइनी पार्टिकल, छोटा सा हिस्सा। हर्शल की बात भी ठीक थी, हर्शल ने ठीक कहा, सही कहा, हम हर्शल को यहां पर गलत नहीं कह सकते। तो हर्शल के हिसाब से यह बात बिल्कुल सही थी जो हर्शल ने कही। चलिए, हर्शल के बाद अगली चर्चा करते हैं। 1920 में एडविन हबल ने कहा ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। अब ये कौन है भैया, एडविन हबल? ठीक है, इसके पॉइंट में हम लोग चर्चा करते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शिवानी कौर कह रही हैं कि सर आप राहुल गांधी जैसे लगते हो। शिवानी, दोबारा मुझे राहुल गांधी कहा ना, मैं निकाल दूंगा क्लास के बाहर और तुम्हारा कैंडिडेचर रद्द करा दूंगा। मेरे को राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है।
तुम दोबारा क्लास नहीं अटेंड कर पाओगी, ये बात तुम जान लो। ठीक है, देखो दोस्तों, 1920 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था एडविन हबल। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, बड़ा बढ़िया सा। देखो, एक बहुत बढ़िया सा सिद्धांत क्या था, इन्होंने कहा, आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए क्लास है, समझो। एडविन हबल ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा, द फार्दर वी आर फ्रॉम एनी गैलेक्सी, द फार्दर वी आर फ्रॉम एनी गैलेक्सी, the faster it is moving away from us। यह है हबल का नियम। दोस्तों, आप लोगों ने ये हबल्स लॉ पढ़ाई की होगी। क्या है पॉइंट इसमें? इसमें देखिए, जितनी दूर हबल ने क्या कहा है, जितनी दूर हम किसी आकाशगंगा से होते हैं उतनी ही तेजी से वह आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती है, हमसे दूर जा रही होती है। रट लेना है इस बात को। प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों? ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया था वो ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न में एक बहुत सिंपल सी बात कही गई है ना। सॉरी टू इंटरप्ट, एक स्टूडेंट है नितिन चंद, आप दोबारा क्लास नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। अड्डा में आपके लिखे हुए शब्द आपको यहां से बाहर जाने की इजाजत देते हैं। देखिएगा दोस्तों, जितनी दूर हम किसी आकाशगंगा से होते हैं उतनी ही तेजी से वह आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती है। ये क्या बात होती है यार? आप ये क्या बात लिख रहे हो हबल के नियम के नाम पे? द फार्दर वी आर फ्रॉम एनी गैलेक्सी द फास्टर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। जितनी दूर हम किसी आकाशगंगा से होते हैं उतनी ही तेजी से वह आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती है। ये तो वही बात हो गई ना, डॉपलर का नियम याद आया? है? डॉपलर का नियम याद आया होगा आप लोगों को। डॉपलर ने क्या कहा था कि भैया एम्बुलेंस जब दूर रहती है तो ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस का सायरन दूर से सुनाई दे रहा है, एम्बुलेंस जब नजदीक आ जाती है तो ऐसा लगता है कि उसका सायरन नजदीक से सुनाई दे रहा है, और एम्बुलेंस जब दूर चली जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे एम्बुलेंस का सायरन दूर से आ रहा हो। ये डॉपलर और हबल जो बात करना चाह रहे थे फिजिक्स में, हम लोग इन दोनों को चीजों को कहां पढ़ते हैं भैया? आप सभी लोग जानते हैं हबल का नियम, ये हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। और ये जो हबल का नियम हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये हबल का नियम वास्तव में कहना क्या चाहते हो, ऐसा है ना? चलो खैर, मजेदार बात है ये। आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लिए तो ठीक, नहीं लिखे आप तो कोई बात नहीं, कल आपको यही पीडीएफ दे देंगे हम, मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाबू आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में आप हमेशा याद रखिएगा कि एक अवधारणा है, एक बात है जो कही थी, किसने? तो हमेशा याद रखें, एक व्यक्ति है जिसने ये बात कही थी और उनका नाम है जॉर्जस लेमेंट्रे। ठीक है, अब तक मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताए जो परीक्षा में पूछे गए। अभी मैं जॉर्जस लेमेंट्रे की बात करूंगा। 1927 में उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, और ये बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट का सिद्धांत। सबसे पहले इसे हिंदी में समझेंगे, फिर अंग्रेजी में समझेंगे। आप लोग 10 मिनट मुझे दीजिए, चुपचाप कमेंट ऑफ कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ये वो फोटो है जिस फोटो से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड था वो ब्रह्मांड एक सूक्ष्म इकाई में संकुचित था।
पहले हिंदी में बाद में अंग्रेजी में, आराम से। ब्रह्मांड हमारा सूक्ष्म इकाई में संकुचित था, बहुत छोटे से टाइनी पार्टिकल में, बहुत छोटे से एक कण में अपार ऊर्जा थी, अपार ऊष्मा थी। तो अपार ऊष्मा, अपार ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती रही, समय के साथ उसमें विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट जो हुआ, ये विस्फोट हुआ आज से 1377 करोड़ वर्ष पहले। तो दोस्तों ये विस्फोट 1377 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अब ये जो 1377 करोड़ वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के बाद क्या? तो दोस्तों जैसे ही विस्फोट हुआ उसके बाद का वक्त कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब कि थोड़े समय तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। ये देखिए, विस्फोट हुआ बहुत तेजी से। यह विस्फोट होने के बाद थोड़े समय तक तो पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद बहुत तेजी से इसमें से कण आगे चलने शुरू हुए। बहुत तेजी से जब कण आगे चलने शुरू हुए तो दोस्तों कुछ मिनटों बाद जा करके एक नाभिक का निर्माण हुआ। कुछ मिनटों बाद नाभिक बना। तो 1377 करोड़ वर्ष पूर्व यानी विस्फोट होने के कुछ मिनटों बाद नाभिक का निर्माण हुआ, यानी न्यूक्लियाई बने। और उसके बाद लगभग 3 लाख साल लगे, तब जाकर के पहला परमाणु का निर्माण हुआ। तो पहला परमाणु का निर्माण इस विस्फोट के 3 लाख साल बाद हुआ। ये देखिए, पहला परमाणु, एटम। फिर कुछ करोड़ साल बीते। कुछ करोड़ साल बीतने के बाद विस्फोट के, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मुझे, विस्फोट के कुछ करोड़ साल बीतने के बाद जा करके पहली आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ। ठीक है। कुछ अरब वर्ष बीते। कुछ अरब वर्ष बीतने के बाद जो आकाश गंगाएं हैं उनका विस्तार शुरू हुआ। और हर्शल के हिसाब से और हबल के हिसाब से अभी भी ये विस्तार जारी है ना? हबल के हिसाब से तो अभी भी ये विस्तार हो ही रहा है। अब देखिए, लगभग विस्फोट के 900 करोड़ साल बाद, यानी 9 बिलियन ईयर्स बाद, 900 करोड़ साल बाद सौरमंडल बना। सौरमंडल मतलब पृथ्वी अस्तित्व में आई। तो पृथ्वी 460 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई है दोस्तों। आज से 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई है। हिमालय आज से 3 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए हैं। ये सब मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि विस्फोट को समय बीता, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे समय आगे चलता गया। अब देखो दोस्तों, यहां पर जाकर के एक और पॉइंट आप देखेंगे कि विस्फोट को 1000 करोड़ साल बीते तो जा करके पृथ्वी पे जीवन का आरंभ हुआ। पृथ्वी पे जीवन का आरंभ। और आज 1377 करोड़ वर्ष बीतने के बाद हम यहां हैं, प्रेजेंट डे। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये बात आप लोगों को लगता है कि किसी ने सिद्धांतवश कही होगी? नहीं। जॉर्जस लेमेंट्रे ने जब ये बात कही थी दोस्तों, तो जॉर्जस लेमेंट्रे ने सन 1927 में इसे समझाया। कहा देखो ऐसा है कि विस्फोट हुआ, उससे आकाश गंगाएं निकली, तारे निकले, तारे निकलने के बाद तारों के अपने सौरमंडल बने और उनसे ग्रह बने हैं। और भैया एक बात याद रखो, अगर आपके पास ज्यादा अच्छा लॉजिक हो तो हमारी बात काट के दिखाओ। तो लोगों ने कहा हाँ यार, आपकी बात काटने का हमारे पास है तो नहीं कुछ भी, है ना? तो चलिए इसको इंग्लिश में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में ऐसे समझिए दोस्तों कि आज से लगभग 1377 करोड़ साल पहले, ये मैंने लिखा है ना, देखिए यहां पर लिखा है 1377 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ये मैं आपको समझाता हूं। दोबारा समझिए, आज से लगभग 1377 करोड़ वर्ष पहले। जो लोग ये कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कृपया एक बार ध्यान से सुने तो मेरी बात। आपको कमेंट लिखने से ही फुर्सत नहीं है।
अगर आप लोग कमेंट लिखते रहेंगे तो फिर क्या ही अर्थ हो जाएगा हमारी क्लास लेने का, है ना? चलिए, तो देखिए दोस्तों, कमेंट ऑफ करके मैं फिर से पढ़ाता हूं आपको। आज से 1377 करोड़ ईयर्स पहले, अब ये 1377 करोड़ ईयर्स का मैं कहां से लेकर के आ गया फंडा, यहाँ पे एक पॉइंट आता है दोस्तों, उसे आप थोड़ा याद रखिएगा। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना? 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। पहला तो ये पॉइंट है, क्लियर रखना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट, 1927 में, ठीक है, क्या नाम था? जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे ने इस सिद्धांत को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। अभी मैं वापस आता हूं अपने कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे अभी छोड़ दीजिए ना, अभी समय है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। अपने अंदर की भावनाओं को शांत करते हुए समझने की कोशिश कीजिए। एक बार ज्योग्राफी समझ आ गई, दोबारा कभी नहीं भूलेगी। आज से 1377 करोड़ साल पहले, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं 13.7 अरब साल पहले, या कुछ लोग कहते हैं 13.8 अरब साल पहले। अरब का मतलब होता है बिलियन, यानी 100 करोड़। और आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन हुआ छोटे से टाइनी पार्टिकल में, जिस टाइनी पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी थी। उससे एक्सप्लोजन हुआ तो पहला टाइम पीरियड इन्फ्लेशन का है, कुछ मिनट तक तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल रिएक्शंस होने शुरू हुए और पहला न्यूक्लियाई जाकर के कुछ मिनटों बाद फॉर्म हुआ। ओके, कुछ मिनटों बाद की बात है, लगभग 3 लाख साल बीते उस एक्सप्लोजन को, तब जाकर के पहले एटम का फॉर्मेशन हुआ। कुछ करोड़ साल बीते, फ्यू 100 मिलियन ईयर्स, कुछ करोड़ों साल बाद हमारी गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। कुछ अरब साल बीते तो जाकर के इन यूनिवर्स के गैलेक्सीज का एक्सपेंशन शुरू हुआ। दे बिगैन टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन प्रोसेस। उसके बाद लगभग 900 करोड़ साल बीते, 9 बिलियन ईयर्स, तो जाकर के हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, यानी हमारा सोलार सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। और सोलार सिस्टम जब एग्जिस्टेंस में आया तो उसके लगभग 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ। और पृथ्वी पे जीवन शुरू होने के बाद दोस्तों, जब पृथ्वी में जीवन शुरू हुआ तो उसके 370 करोड़ साल बाद हम लोग यहां पे खड़े हुए हैं। ये प्रेजेंट डे है। जो आज मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूं, आज से 1377 करोड़ साल पहले ये बिग बैंग की घटना हुई थी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहते हैं हमारे जॉर्ज लेमेंट्रे, द ग्रेट जॉर्ज लेमेंट्रे। अब आपको समझ आया कि क्या बातें कह के गए थे जॉर्ज लेमेंट्रे जी? ठीक है, अब टेंशन नहीं होगी, क्वेश्चंस तो हम आपको करवाएंगे, डोंट वरी डियर, बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे, मजा आएगा आपको। परंतु आगे चलते हैं और रेलेवेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर आप चाहो तो हिंदी में लिख भी सकते हो, और आपको ये हिंदी की पीडीएफ मैं दे भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। यहां पर हुआ विस्फोट, है ना? विस्फोट होने के कुछ मिनट बाद जाकर के नाभिकों का निर्माण हुआ। नाभिकों के निर्माण होने के कुछ समय बाद जाकर के 3 लाख वर्ष बाद पहला परमाणु बना, ठीक है। उसके बाद कुछ करोड़ वर्ष बीते, तब जाकर के गैलेक्सी यानी कि
आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद कुछ अरब वर्ष बीते तब जाकर के आकाश गंगा का विस्तार, लिखते चलिए कॉपी में, आकाश गंगा का विस्तार, ठीक है। आगे चलकर 900 करोड़ वर्ष बीते तो हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया। 1000 करोड़ वर्ष बीते तो 1000 करोड़ वर्ष बीतने के बाद लाइफ ऑन अर्थ बिगैन। जीवन आया पृथ्वी पर और तेरह सौ 77 करोड़ वर्ष बाद आज की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दो बातें आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। पहला, इस बात को किसी ने देखा नहीं है, ये बात जॉर्ज लेमेंट्रे की कही हुई एक बात मात्र है। आपके अंदर ज्यादा अच्छे लॉजिक हो, आपने ज्यादा पढ़ाई की हो, तो उनकी बात काट कर दिखाइए, ये चैलेंजिंग बात है, समझ रहे हैं ना आप। तो दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी लॉजिक के हिसाब से आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि बिग बैंग है क्या। बहुत सिंपल, बिग बैंग। जो लोग कह रहे हैं सर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, हे देवी और देवताओं, हिंदी और इंग्लिश में लिखने के लिए बचा क्या है, इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा है और हिंदी में मैंने लिख दिया। आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा कल से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके दोस्तों इस वाले पेज को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, ये आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे, डोंट वरी, ठीक है आप लोगों को। और अब आगे चल करके आकाश गंगा और निहारिका के बारे में बात करते हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, आकाश गंगा और निहारिका को जब हम चर्चा करते हैं ना, तो आकाश गंगा और निहारिका का मतलब क्या है, गैलेक्सी एंड नेबुला। नेबुला मतलब होता है गैस के बादल, है ना, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन। निहारिका का मतलब होता है, लिखिएगा कॉपी पे, हाइड्रोजन व गैस के बादल, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, सिंपल। और नेबुला के बारे में एक पॉइंट और लिखना है आपको कि नेबुला इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ एनी स्टार। है ना, तो याद रखिएगा यहां पर दोस्तों कि निहारिका से ही कोई तारे का निर्माण होता है। निहारिका से ही कोई भी तारे का निर्माण होता है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी यार जवान लटपटा रही है, मुझे 2 छाले हो रखे हैं और बड़ी तकलीफ है। तो हाँ, अब देखिए यहाँ पे आकाश गंगा और निहारिका में, निहारिका का मतलब कि किसी तारे का पेरेंट मटेरियल, या हम कह सकते हैं इसे कि क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, जिससे कोई तारा बनता है। आकाश गंगा तो हम वैसे भी समझ चुके हैं, जिसके अंदर कई तारामंडल होते हैं, है ना। मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर फाउंड इनसाइड एनी गैलेक्सी। तो दोस्तों एक बात तो तय है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है दोस्तों मिल्की वे। ये देखिए हमारी जो गैलेक्सी है ना, हमारी गैलेक्सी का नाम हिंदी में है मंदाकिनी, जिसमें हम हैं, ठीक है। आकृति कैसी है इसकी, आकृति है इसकी स्पाइरल, दैट इज द शेप, सर्पिलाकार, स्पाइरल। और इसकी 3 रोटेटिंग आर्म्स हैं,
3 घूर्णन भुजाएं। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये स्पाइरल शेप की है ना, ऐसी सी, ये देखिए, ठीक है, या आप ऐसे सी देख लो, इसे आप इस फोटो के माध्यम से देख पाओगे। ये देखिए कुछ ऐसी, तो इसकी 3 अलग अलग सी निकली हुई यही हाइड्रोजन और डस्ट के बादल हैं। तो इन्हीं में से एक सूर्य भी उपस्थित है। जो हमारा सूरज है ना, हमारा सन है, वो इन्हीं में से एक आर्म्स के अंदर मौजूद है। दूसरी बात यहां पर आगे चल करके जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये कि हमारे सबसे पास में कौन सी आकाशगंगा है दोस्तों, तो वो है एंड्रोमेडा। मिल्की वे से सबसे नजदीक पूछा हुआ प्रश्न, डबल स्टार बनाइए यहां पर, है ना। हमसे नियर बाई गैलेक्सी या हमसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा है 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर, दैट मीन्स 22.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, या 22 लाख मिलियन लाइट, 22 लाख लाइट ईयर्स अवे। जस्ट अ सेकेंड। गैलीलियो ने पहली बार इसे देखा था, और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मंदाकिनी को पहली बार देखा था। तो इनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, गैलीलियो ने देखा। चलो खैर ठीक है, ये तो खैर हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों एक तारे के जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा आप लोगों से करनी थी। तारा किससे बनता है, नेबुला से, निहारिका से। निहारिका क्या होता है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये देखिए, ये एक तारा है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व धूल का बादल क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है नेबुला। इसी को कहते हैं निहारिका। सबसे पहला पॉइंट, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व धूल का बादल निहारिका कहलाता है। अभी इस निहारिका से संबंधित आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, आप लोग समझोगे। देखो दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी चर्चा होती है चंद्रशेखर लिमिट की। चंद्रशेखर लिमिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा गया है परीक्षा में कई बार। हिंदी में इसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, इसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। अब देखिएगा, हाँ हो सकता है 2-4 दिन आपकी क्लास ना हो, बिकॉज ये थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ये जो मेरा अल्सर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर 2-4 दिन क्लास नहीं होगी तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम आपकी क्लास जल्दी कवर करवा देंगे सैटरडे संडे में क्लास लेकर, है ना। तो टेंशन मत लीजिए उसकी मैं आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक बस ध्यान रखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़िए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है। चंद्रशेखर लिमिट का मतलब होता है कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, है ना, 1.4 इंटू मास ऑफ सन, 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। और ये जो 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान होता है दोस्तों, 1.4 गुणे मास ऑफ सन, ये कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। और इस चंद्रशेखर सीमा से संबंधित आपको एक फैक्ट याद रखना है, वो फैक्ट ये है कि अगर कोई चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है, ठीक है, आप लोगों से एक बहुत सिंपल सी बात पूछता हूं, इसका आंसर करिए जल्दी से। बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं दोस्तों, आंसर करिए। ये बताइए कि चंद्रशेखर सीमा से बड़ा हो तो उसे कहते हैं हम बड़ा तारा, है ना, उसे कहते हैं मैसिव स्टार। चंद्रशेखर सीमा से छोटा हो तो उसे कहते हैं औसत तारा।
तो जल्दी बताइए कि चंद्रशेखर सीमा है यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, यानी कि ऐसा समझो कि अगर सूर्य 1 है तो चंद्रशेखर सीमा है 1.4, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, इसका मतलब 1.4 टाइम्स। अगर सूर्य 1000 है तो हम लिमिट मान करके चल रहे हैं 1400 को। क्लियर हो गया ना यहां तक? अगर हम बात कर रहे हैं सूर्य के द्रव्यमान की, वो 1000 है, तो हम लिमिट लेकर के चल रहे हैं 1400। बताइए, सन एक एवरेज स्टार है या एक मैसिव स्टार? सूर्य जो है वो एक औसत तारा है या बड़ा तारा? बताओ जल्दी से। सन एक एवरेज स्टार है या मैसिव स्टार है? वेरी गुड। तो जो लोग सन को मैसिव स्टार कह रहे हैं, आप लोग एक डब्बा पानी लेकर के अपनी नाक डुबा दीजिए उसमें, चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। हो सके तो टाइम निकाल करके चुल्लू भर पानी में ही डूबे रहिए, क्योंकि अगर आप सूरज को मैसिव स्टार कह रहे हो, इसका मतलब आप अपने ही भाई से बड़े होने की बात कर रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं सन का मास जो होता है उसका 1.4 टाइम्स चंद्रशेखर लिमिट है। मैंने कहा भैया, मैं कहता हूं एक एज सेट करते हैं। एक एज सेट करने का मतलब, मैंने कहा आपके भाई से 2 साल की उम्र ज्यादा, ये एक बार है। तो अब हम ये देखेंगे ना कि कौन सा लड़का आपके भाई के 2 साल उम्र ज्यादा से कम है और कौन सा लड़का आपके भाई के 2 साल उम्र ज्यादा से ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अगर मेरी उम्र मान लो इस टाइम पे 28 साल है, तो मैं कहता हूं 28 साल इंटू 1.4, अब मैं अपनी ही उम्र से बड़ा हो जाऊंगा। तो चंद्रशेखर लिमिट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सौरभ मिश्रा पूछ रहे हैं। सौरभ मिश्रा तू इंग्लिश मत पढ़ भाई तेरे बस की ना है अंग्रेजी। अगर तू चंद्रशेखर लिमिट को ही इंग्लिश पूछ रहा है, वाह। तो देखो दोस्तों, लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक एकदम बहुत सिंपल। मैं कह रहा हूं भैया कि चंद्रशेखर लिमिट का मतलब यह होता है कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। 1.4 गुने से मतलब यह है, मैं कहता हूं कि सूर्य का द्रव्यमान मान लीजिए 1000 किलो है, तो मैं बात कर रहा हूं 1.4 गुणे 1000 किलो। तो 1.4 गुणे 1000 किलो कितना हो जाएगा? 1400। तो मैं एक स्टैंडर्ड बना रहा हूं 1400 को। अब आप लोग कह रहे हो कि अगर चंद्रशेखर सीमा से कोई कम है तो औसत तारा है, चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है तो बड़ा तारा है। अब आप कह रहे हो कि सूर्य एक बड़ा तारा है, यानी सूर्य जो 1000 किलो का है वो 1400 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने स्टैंडर्ड बनाया है 1400 को, और तुम कह रहे हो कि सूर्य जो 1000 किलो का वो 1400 से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? लॉजिक तो लगाइए आप। चंद्रशेखर ने ये नियम दिया था, इसलिए चंद्रशेखर सीमा कहते हैं इसे। 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। अब देखिए, कोई भी एक मैसिव स्टार, कोई भी एक बड़ा तारा जब अपने जीवन का अंत करता है तो दोस्तों वह बनता है सुपरनोवा। यहां प्रश्न पूछा जाएगा सुपरनोवा क्या है, तो आप बता दीजिएगा। तारे के जीवन के अंत में सुपरनोवा बनता है। वो तारे के जीवन का जो अंत है दोस्तों, वो सुपरनोवा है। और भी इससे संबंधित बातें समझिएगा। सुपरनोवा में विस्फोट होता है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्फोट अगर आप कहीं देखोगे तो वो है तारे के मरने वाली उम्र में। भाई तारे क्या है? हाइड्रोजन हीलियम से बने होते हैं। अब हाइड्रोजन लगातार हीलियम के साथ फ्यूज होती रहती है ना, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। अब वो मान लो कभी पूरी हो गई तो तारा विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद फिर 2 चीजें निकलेंगी उसमें से। एक तो निकलेगा न्यूट्रॉन तारा, देखिए एक निकला न्यूट्रॉन तारा, और दूसरा निकला जिसे कहते हैं ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल। जबकि जो औसत तारा है वह मर जाता है, सुपरनोवा नहीं बनता। तो मरने के बाद सफेद बौना बन जाता है, सफेद बौना, व्हाइट ड्वार्फ। इनको बस ऐसे ही रट लो, डिटेल में मत जाओ, रट लो बस। बाकी हम आपको जब पीडीएफ देंगे तो आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक दोस्तों, एकदम वेरी वेरी सिंपल लॉजिक।
ये कहता है कि मैसिव स्टार के जीवन की अंत स्टेज क्या होती है, तो वो है सुपरनोवा। किसी बड़े तारे के जीवन का अंत सुपरनोवा के रूप में होगा, जिसमें विस्फोट होने पर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारा जैसी चीजें निकलेंगी। क्लियर है? किसी भी एक नेबुला से, निहारिका से, नेबुला या निहारिका से या तो बड़े तारे या तो औसत तारे का निर्माण होता है। औसत तारे का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट से कम, बड़े तारे का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा। और अब यही समझना है कि जो चंद्रशेखर लिमिट से कम है वो सफेद बौना बन जाएगा, जो चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा बड़ा तारा है वो सुपरनोवा बन के विस्फोट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जैसे जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहले, सुपरनोवा एक प्रलयकारी विस्फोट है जो तब होता है जो कि तारा अपने ईंधन को समाप्त कर चुका होता है। ये मैंने लिखा दिया आपको। वैसे भी हबल्स लॉ, हबल का नियम बता दिया मैंने। ब्लैक होल के बारे में जान लीजिए। ब्लैक होल एक शब्द है, ब्लैक होल, इसका अर्थ जान लीजिए बस। हम आगे चल करके इस लेक्चर में जैसे लेंथ ऑफ मेजरमेंट जो है ब्रह्मांड में लंबाई मापन की इकाइयां, तो लंबाई मापन की इकाइयां जो है ब्रह्मांड की कहां चली गई? ये देखिए, ये बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में लंबाई मापन की जो इकाइयां हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय एकक बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है? एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, लाइट द्वारा एक साल में तय की हुई डिस्टेंस, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक पार्सेक का बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की क्या है? वो है पार्सेक। याद रखिएगा, ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वो पार्सेक है। पूछा गया प्रश्न है ये, क्या होता है? ये आपके पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। अब आइए हम लोग सबसे पहले ब्लैक होल की चर्चा कर लें। ब्लैक होल, इसका हिंदी में भी ब्लैक होल ही होता है ये। ठीक है, इसको काला गड्ढा मत सोच लेना, इसको हिंदी में काला गड्ढा नहीं कहते, इसको ब्लैक होल ही कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, पहले हिंदी में बाद में इंग्लिश में। जब कभी भी कोई गुरुत्वीय पिंड जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है वो अपना साइज छोटा करे, उसका आकार छोटा होने लगे परंतु उसका द्रव्यमान उतना ही रहे, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। फिर से समझिए, जब कोई गुरुत्वीय पिंड या कोई भी ऐसी बॉडी जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल हो वो अपने आकार को छोटा करने लग जाता है, जब कोई भी गुरुत्वाकर्षण वाली बॉडी अपने आकार को छोटा करने लग जाए तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर द्रव्यमान उतना ही रहेगा, आकार छोटा हो जाएगा, तो इससे गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। यानी गुरुत्वीय बॉडी का आकार छोटा तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, और जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो वो अपनी चीजों को, सब कुछ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और सब कुछ अपनी तरफ आकर्षित किया, लाइट तक बाहर नहीं निकल पाती, इतना तेज आकर्षण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि प्रकाश तक बाहर नहीं आ सकता, उसी को ब्लैक होल कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूं इंग्लिश में। When any gravitational body reduces its size and the mass remains the same, the power of gravity increases, the gravitational effect increases, and the more there is gravitational effect, the more it will attract everything, and certainly even the light can't escape from it. Clear? अंग्रेजी में समझिए इसको एक बार फिर से कि when the size of any gravitational body reduces and its mass remains the same, the effect of gravitational power increases, gravitational force increases, and it attracts everything towards it, not even the light can escape.
तो एक बार आप लोगों ने इसको अच्छे से फिर से सुन लेना है दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर मान लो नहीं समझ में आया, रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। ब्रह्मांड अच्छा टॉपिक है और मैंने हमेशा से ये पढ़ा है कि सबसे टफ टॉपिक सबसे पहले पढ़ाइए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को फिर सब इजी लगे कि यार इससे तो इजी है है ना। तो कभी भी किसी भी गुरुत्वीय पिंड का आकार छोटा होने लग जाए और उसका द्रव्यमान उतना ही रहे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, वो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है, उसमें से प्रकाश तक बाहर नहीं आ पाता। इसी को ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल। तो चलिए दोस्तों, यहां तक आज के इस सेशन को रखते हैं। इसी सेशन का अभी आगे सेशन हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, सौरमंडल भी पढ़ेंगे। हाँ, रही बात इनके क्वेश्चंस की, तो ये देखिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं आगे चल करके। तो जो आपकी पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, वो पीडीएफ में क्वेश्चन जैसे ये मिला तो इसका आंसर जो है वो यहाँ आगे वाली में मिलेगा। ऐसे ये क्वेश्चन है तो इसका आगे आंसर मिलेगा। लेकिन दो टॉपिक, ये ब्रह्मांड और सौरमंडल पढ़ने के बाद इनको कीजिएगा, ठीक है ना। इन दोनों को कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया दोबारा क्लास जरूर देखें, एक बार समझ लीजिए। टॉपिक अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें समझने की बातें हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये टॉपिक आप लोग अपने कक्षा 7 में पढ़ते थे। अगर आपको कक्षा 7 की चीजें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए और मेरी क्लास को रेटिंग जरूर दीजिएगा। जो कुछ भी आप कहना चाहें प्लीज रेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।